गुड इवनिंग, नमस्कार। सभी अभिभावकों, पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आई एम डॉक्टर प्रदीप जैन, a senior consulting pediatrician at Vasilia Child Care Hospital, Jodhpur. I'm heading Department of Pediatrics at Medipulse Hospital, Jodhpur and Fortis Balaji. I am into this profession of last 25 years. आज जो टॉपिक है डायरिया इन किड्स, उसके कारण और उसके इलाज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये कैटेगरी ऑफ बीमारी है या सिंड्रोम साइंस हैं जो हमेशा से रहे हैं और इसमें बहुत सारे मिथ्स और हाँ रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी शामिल होती रहती हैं। मैं चाहूंगा जितने भी अभिभावक जुड़े हैं वो साथ ही साथ अपना सवाल लिखते जाए, हम साथ साथ सारे सवाल एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज, जस्ट अ सेकंड, आई थिंक इट गॉट स्टार्ट, यस। सो सबसे पहले हम जाने कि डायरिया क्या है, व्हाट इज डायरिया। तो पहला सवाल ज्यादातर पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैं इसको डायरिया कब मानूं, मैं अपने बच्चे में डायरिया हो गया या दस्ते हो गई, मैं कब सस्पेक्ट करूं। व्हाट इज दैट? डायरिया इज unusually loose or watery stool that occurs at 3 times within 24-hour time frame and we call it diarrhea। यानी कि जितने जैसी हमेशा कंसिस्टेंसी रहती है उससे ज्यादा पतला या अधिक पानी वाला और एटलीस्ट 24 घंटे में 3 बार। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो हमें पहचानने की है, जो एक पूरे एज ग्रुप को कवर करेगी, वो ये है कि रिसेंट चेंज इन कंसिस्टेंसी, यानी दस्तों की मोटाई में या पतलापन बढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर दस्ते पतली नहीं हो रही है और खाली संख्या बढ़ रही है तो उसको डायरिया कहना उचित नहीं होगा। अब कंसिस्टेंसी का क्या मतलब, मैंने ये शब्द यूज किया। कंसिस्टेंसी मींस डिग्री ऑफ फर्मनेस, कितनी गाढ़ी है। नॉर्मल स्टूल कंसिस्टेंसी एक बच्चे में सॉफ्ट होती है और आराम से निकल जाती है। अगर दस्ते होती तो स्टूल्स टिपिकली पतली या पानी जैसी होती है, और इसका अर्थ यह है कि उस पर्टिकुलर पॉटी में पानी की मात्रा सॉलिड मटेरियल के कंपैरिजन में ज्यादा है। ऐसी लूज स्टूल जिस बर्तन में या सरफेस पर रहेगी उसकी शेप ले लेगी, यानी पानी में है तो फ्लैट, जमीन पे तो फ्लैट हो जाएगी, या जिस पॉट में या स्पॉट की शेप ले लेगी। और इसमें खतरा क्या है कि पानी अधिक निकल जाता है और that can cause dehydration. So dehydration is the most dangerous thing in diarrhea. क्या ये खतरनाक हो सकती है? सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन दस्तों का है डिहाइड्रेशन, यानी निर्जलीकरण, शरीर में पानी की कमी हो। डायरिया में पानी निकलता है और साथ साथ पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स, लवण, सॉल्ट्स भी निकल जाते हैं। सबसे मुख्य सॉल्ट्स जिनकी कमी की हम देखते हैं, जिनमें डिस्टर्बेंस देखते हैं, वो है सोडियम एवं पोटेशियम। तो अधिक संख्या में दस्त निकलती है तो सोडियम पोटेशियम निकल जाती है। पर एक बड़ी खतरनाक बीमारी थी कोलेरा, जिसको वो कहते हैं ये कोलेरा में बहुत तेजी वाटरी स्टूल, राइस वाटर जैसी स्टूल निकलती है, और इवन सिंगल स्टूल एक पॉटी से भी जान चली जाती है या बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब हमें जानना है कि दस्ते क्या, ये तो हमें समझ में आ गया, पर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या लक्षण हम दस्तों की कैटेगरी में नहीं मानेंगे। The number of stools routinely passed in a day differ with the age and diet of child। यानी जो उम्र है बच्चे की, उसमें अलग समय अलग अलग तरह की अमाउंट ऑफ दस्ते निकलती है, अलग अलग मात्रा निकलती है और अलग अलग तरह की कंसिस्टेंसी निकलती है, और वो निर्भर करती है उम्र पे और क्या बच्चे ने खाया है। जितना छोटा बच्चा होता है उतनी अधिक संख्या में वो लैट्रिन पास करता है। एक नवजात शिशु में 8, 10, 12 तक नॉर्मली हम मोशन देख लेते हैं, और ये मोशन बहुत तेजी से वेरिएबल होता है पहले 3 महीने। दस्तों को हम तब लेबल करते हैं जब कंसिस्टेंसी यानी पतलापन या गाढ़ापन और संख्या प्री एग्जिस्टिंग बेसलाइन से, हमेशा होने वाले से अलग हो, तब हम उसे दस्तों की कैटेगरी कहते हैं, डायरिया की कैटेगरी कहते हैं। ये इस टेबल में मैंने आपको बताया है 0 से 1 महीने में दस्ते 5 से 6 या इवन ज्यादा हो जाती है, कई बार 10-12 भी हो जाती है। 3 महीने में 3-4, और बढ़ते बढ़ते 1 से 18 साल में 1 महीने तक, 1 दिन में 1 तक आ सकती है। तो इतना वेरिएशन करता है। दस्तों की संख्या इससे ज्यादा भी नॉर्मली हो सकती है बिना किसी तकलीफ के। नवजात शिशु में दस्ते क्या नहीं होती। नवजात शिशु में ये तरह की लैट्रिन नॉर्मली हो सकती है, थिक एंड स्टिकी डार्क ग्रीन टू ब्लैक सब्सटेंस व्हिच लुक्स लाइक टार, एकदम तार तार जैसा दिखता है, और ये बच्चा पहले 24 से 48 घंटे में पास करता है। ठीक है, इसको हम मेकोनियम कहते हैं, और ये
पहले 2 दिन के बाद लूज और वाटरी हो जाता है, अगले 3 से 6 दिन तक, और कलर इसका हरा हो जाता है। इसको ट्रांजिशनल डायरिया, ट्रांजिशनल स्टूल भी कहते हैं। ये ट्रू डायरिया नहीं है। ये इसके चलते बच्चे को आमतौर पे कोई कष्ट नहीं होता, हालांकि वो दिखता डायरिया जैसा पतला और पानी जैसा है। अगर ऐसी स्थिति में 3 दिन से 6 दिन के बच्चे में और कोई लक्षण नहीं है और बच्चा आराम से खा पी रहा है, तो इसको डायरिया कंसिडर नहीं करेंगे। ये वाटरी कंसिस्टेंसी आमतौर पे अनडाइजेस्टेड स्टार्च से होती है, और ये ब्रेस्ट मिल्क में जो अनडाइजेस्टेड शुगर होती है वो लैक्सेटिव की तरह एक्ट करती है। इनफैक्ट ऐसी दस्ते आना एक अच्छा लक्षण है, और ये दर्शाता है कि माँ खूब मात्रा में दूध बना रही है। इस तरह की फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ डायरिया का एक और रोल है न्यूबॉर्न की हेल्थ में, वो जॉन्डिस को क्लियर करने में हेल्प करता है, जो खास तौर पे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो पहले सप्ताह में होता है, इसको निकलने में भी, क्लियर करने में भी हेल्प करता है। स्तनपान करने वाले बच्चे में, ब्रेस्टफीड बेबीज में दस्तों की संख्या काफी ज्यादा होती है। पॉटी की संख्या काफी ज्यादा, जो वो दस्तों की श्रेणी में नहीं आती है। ये ऑलमोस्ट हर दूध पीने की प्रक्रिया के साथ एक पॉटी कर लेते हैं, तो 8 से 10 पॉटी वो कर लेते हैं। ये पॉटी हमेशा येलोइश गोल्डन ब्राउन होती है, कई बार हरी भी होती है, और आमतौर पे शुरू के 2-3 महीने में, जैसा मैंने बताया, हर दूध पीने की प्रक्रिया के साथ बच्चा पॉटी कर लेता है, वो 10 की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे की आंतें थोड़ी छोटी होती है, और जैसे ही दूध पेट में जाता है तो नीचे वाली आंत में खाली हो जाती है, ताकि आने वाले दूध को रिसीव कर सके। इसलिए जितनी बार दूध पीता है बच्चा, उतनी बार पॉटी कर लेता है। अच्छा, कुछ बच्चों में ये प्रक्रिया दूध पीते ही साथ में हो जाती है, कुछ में आधे 1 घंटे बाद होती है। धीरे धीरे बच्चा इस पे कंट्रोल करना सीख जाता है। जैसा हमने बताया कि फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ फॉर्म, यानी बंदी हुई पॉटी अगर बार बार आती है तो दस्तों की कैटेगरी में नहीं आती है। कुछ बच्चे जो खाते हैं उस पर निर्भर करता है। वैसे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं, खूब सारे फल खाते हैं, खूब सब्जियां खाते हैं, होल ग्रेन प्रोडक्ट्स खाते हैं, या जो खूब सारा फैट, शुगर और कैफीन खाते हैं, वो स्टूल्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली पास करते हैं, है ना, देन उन बच्चों के कंपैरिजन में जो लो फाइबर, लो रेजिड्यू डाइट खाते हैं। ठीक है। हाँ, अगर स्टूल निकलने के साथ पेट में दर्द हो या पेट फूले, तो हमें तुरंत इसको पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि दस्ते होती क्यों है? उसके बहुत सारे कारण हैं। कॉमनेस्ट कारण दस्तों का आज भी हमारे देश में इन्फेक्शन है, और जैसा हमने कहा कि ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे कॉमन इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन होते हैं। उनमें से भी एक जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ वायरल डायरियाज और रूटा वायरस डायरिया। मैं श्रोताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मन में कोई सवाल उपस्थित है तो साथ साथ ही सवाल इस चैट बॉक्स में लिखते जाएं। वायरल इन्फेक्शन के अलावा और भी कई तरह के कीटाणु, जैसे बैक्टीरिया और पैरासाइट्स, इन्फेक्शन दस्ते कर सकती है। इन्फेक्शन के अलावा दवाइयों से रिएक्शन, कई तरह के एंटीबायोटिक्स दस्ते कर सकती है। एलर्जी या इंटॉलरेंस टू फूड, किसी खाने से एलर्जी या उसको सहन नहीं कर पाना, या कई प्रकार की आंतों की बीमारियां दस्ते कर सकती है। इन्फेक्शन फैलता कैसे है? ऐसा, किसी ने मल त्याग किया, मोशन किया, फिर वो फ्लूइड्स यानी लिक्विड, फिंगर्स यानी अंगुलियां, फ्लाइज यानी मक्खियां, और फील्ड खुले फैद में वहां से फैल के भोजन में जाती है, और भोजन से वापस नए व्यक्ति में जाती है। इस तरह से ये इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है। अब ये फैलेगा कैसे? हम जैसा हमने जाना कि पेट के दस्तों का मुख्य रोल आंतों से रिलेटेड होता है। तो रूट ऑफ एंट्री, आंतों में जाने का रास्ता मुंह या ओरल कैविटी से होता है। तो ये इन्फेक्शन कब हो सकता है? जब पुअर सैनिटेशन और सफाई का ध्यान नहीं रखा गया हो, हाइजीन का ध्यान नहीं रखा गया हो, जब पानी सुरक्षित सेफ ड्रिंकिंग वाटर की कमी हो, हाथ को प्रॉपर्ली साफ नहीं किया गया हो, या खाना बनाते वक्त हाथ की सफाई का ध्यान नहीं गया हो, खाने को अनकवर्ड रखा गया हो, बर्तन साफ नहीं हो, बॉटल से फीडिंग कराना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। हम शिशु रोग विशेषज्ञ पेरेंट्स को स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं कि बोतल से दूध पिलाएं। वो नहीं पिलाना चाहिए। किसी और बर्तन के माध्यम से, अगर ऊपर का दूध पिलाना है, किसी और बर्तन के माध्यम, चम्मच, कटोरी, सूती या सिरिंज से पिलाना चाहिए। बाहर का अनपस्चराइज्ड मिल्क पीना या अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड खाने की से इन्फेक्शन हो सकती है, या जो एक्सक्रीटा है, मल का त्याग है, वो प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं किए, तो उससे ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है।
आगे बढ़ते हैं हम इससे। अब ये इन्फेक्शन, हमने बात की इन्फेक्शन ट्रांसफर कैसे होता है। फिर है जो नॉन इन्फेक्शन कारण है। सारे दस्ते इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती, कुछ नॉन इन्फेक्शियस रीजंस भी हो सकते हैं। और इसमें शामिल है कि अगर बच्चे को 6 महीने से ऊपर पहले ऊपर का दूध शुरू कर दिया जाए तो दस्तों की चांसेस बढ़ जाती है। बहुत अधिक फ्रूट जूसेस या हाई शुगर वाले जूसेस अगर लिए जाए तो ये दस्ते कर सकते हैं। एक सवाल है ह्यूमन द्वारा, वो पूछते हैं कि माई बेबी गेट लूज मोशंस, माई बेबी इज 2 days 2 months ओल्ड। तो वुमन जी, जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि 2 महीने के बच्चों में दस्तों की व्याख्या करना बहुत आवश्यक है। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशंस इस उम्र के बच्चों में ज्यादा होती है। अगर बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है तो 8 से 10 पॉटी तक या इवन ज्यादा पॉटी नॉर्मली कर सकता है, अनलेस बच्चे को शरीर में पानी की कमी नहीं हो रही हो और वेट लॉस नहीं हो रहा हो। तो केवल अधिक संख्या के के बेसिस पे लूज मोशंस कहना अनुचित रहे। इट इज नॉट राइट जस्ट बाय द नंबर्स। एक महेश जी का सवाल है कि उनका बच्चा 15 दिन का है और 4 से 5 पॉटी करता है, व्हाट शुड आई डू। इस उम्र के बच्चे के लिए हम पेरेंट्स को ये बताते हैं कि पॉटी की संख्या एनीथिंग बिटवीन वंस इन 8 days, यानी 8 दिन में एक बार से लेके एक दिन में 10 से 15 बार तक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। ये किसी बीमारी का लक्षण नहीं है। तो महेश जी, 4 से 5 पॉटी इन अ डे इज अ नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न और इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट कीप एन आई ऑन हाइड्रेशन कि बच्चा जो है डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहा। अगर बच्चा डिहाइड्रेट होगा तो शरीर में यूरिन करना कम कर देगा। कम की डेफिनेशन इस उम्र के लिए, इस उम्र के बच्चे के लिए 24 घंटे में 4 से 5 बार से कम है। यानी अगर 4-5 बार यूरिन कर रहा है तो एडिक्वेट यूरिन आउटपुट की कैटेगरी में आएगा और वो डिहाइड्रेट बच्चा नहीं है। और वेट उसका अपने डॉक्टर से चेक करवाते रहे। रचा जी पूछ रही है कि इज देयर एनी वे आई कैन स्टार्ट टॉप मिल्क फॉर माय चाइल्ड, विल दैट अफेक्ट माय बेबी स्टमक। आपने अपने बच्चे की उम्र नहीं मेंशन की है रचा जी। हम लोग ऊपर के दूध के लिए बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं। हम ये सलाह देते हैं कि बच्चे को माँ का दूध जन्म के बाद पिलाया जाए, 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाया जाए और उसके बाद माँ का दूध कंटिन्यू रखे और लगातार चालू रखे। और 2 से 3 साल की उम्र तक माँ का दूध चालू रखना चाहिए। ऊपर के दूध की आवश्यकता आमतौर पर पहले साल में बच्चों को नहीं पड़ती है। आपके बच्चे को व्हाट फूड शुड आई डॉक्टर डायरिया, रितु जी पूछ रही हैं कि मैं अपने बच्चे को दस्तों के लिए क्या खाना दूं। खाने पे हम डिटेल में भी आएंगे। रितु जी, आप बने रहे हैं इस प्रोग्राम में। विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं चाहूंगा आप सब लोग सवाल साथ पूछते रहे और हम आगे बढ़ते थे। जैसा मैंने बताया, ये वाले भोजन जो अधिक दस्ते कर सकती है, फ्रूट जूस है, शुगरी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, वो खूब सारा हाई शुगर वाला एनीथिंग विच कंटेन्स मोर देन 5% शुगर इज हार्मफुल। ठीक है। और खाना बनाते वक्त हमें हर प्रकार के हाइजीन का वो ध्यान रखना चाहिए। अब आता है कि वो पहले भोजन का बात कर रहे थे। अब पहले हम भोजन से पहले दस्तों में इंपॉर्टेंट है कि क्या फ्लूइड्स हैं, क्या लिक्विड्स हैं। क्योंकि दस्तों में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉसेस होता है। तो सबसे प्राइम कंसर्न किसी भी पीडियाट्रिशियंस की और पेरेंट्स की होनी चाहिए, शरीर में वापस उसको रिस्टोर किया जाए, वापस उसको पुनर्जलीकरण किया जाए, रिहाइड्रेट किया जाए बच्चे। तो इसको अपन समझते हैं अच्छे से। जब दस्ते होती है बच्चे को तो हमें समझना है न सिर्फ पानी बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स निकलती है। यानी सादा खाली पानी देना उचित नहीं रहेगा बच्चे। और ये डिहाइड्रेशन कई तरह की सीरियस जटिलताएं कर सकता है अगर हम प्रॉम्प्टली ट्रीट नहीं करें इसको। तो प्रॉब्लम दस्तों में डिहाइड्रेशन की है। दस्ते 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन ठीक नहीं हो तो हमें इतनी चिंता नहीं है। 7 दिन से कम तो हमें बिल्कुल चिंता नहीं है। और हमें चिंता सिर्फ डिहाइड्रेशन की। तो फर्स्ट थिंग विच यू डू एट द ऑनसेट ऑफ डायरिया, जैसे दस्ते शुरू हमें क्या करना है, मुंह से खूब सारा लिक्विड देना है। ठीक है। और वो लिक्विड ऐसा होना चाहिए जो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों दे, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट दोनों दे, जो मुंह से निकल गए। तो सबसे अच्छा और इफेक्टिव सॉल्यूशन है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और उसमें से भी WHO ORS आजकल इजीली अवेलेबल है हर केमिस्ट की शॉप पे। वो एक लाइफ सेविंग फ्लूइड है। ये ORS एक सफिशिएंट और एडिक्वेट मात्रा
ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स होती है इसमें, जो एक स्पेसिफिक रेशियो में होती है. दिस इज गिवन टू रिप्लेस द फ्लूइड दैट इज चाइल्ड इज लूजिंग बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग एंड डायरिया. जब ये उल्टी करे 10 का जो भी पानी निकला होता है रिप्लेस करना चाहिए. इसको बनाना बड़ा आसान होता है और ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री अवेलेबल होता है और हर केमिस्ट शॉप पे इजीली अवेलेबल होता है. ओआरएस देते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है ओआरएस बनाएं कैसे. ओआरएस बनाने का तरीका हर तरह के ओआरएस के पैकेट पे लिखा होता है. दो प्रकार के पैकेट अवेलेबल होते हैं. एक तो छोटा पैकेट जो 200 ml का होता है, 4.2 ग्राम का होता है, इसे 200 ml में घोलना होता है. और एक बड़ा पैकेट करीब 22 ग्राम का होता है, 22 ग्राम का, उसको 1 लीटर पानी में घोलना होता है. ये हमें याद रखना होता है कि पैकेट को पूरा का पूरा, वो स्टैंडर्ड यूनिट है, एक पैकेट को जितना पानी लिखा उसे पूरा घोलना होता है, उसका आधा नहीं करना होता है. जैसे मान लीजिए कि एक पैकेट छोटे पैकेट को 200 ml पानी में घोलना है, तो हमें पूरा पैकेट और 200 ml पानी डालना है. हमें ऐसे आधा पैकेट और 100 ml पानी करने का प्रयास नहीं करना है. वो कंसंट्रेशन सही नहीं बैठती है और उससे थिक और थिन फ्लूइड बनता है, दोनों नुकसानदायक. इस शॉर्ट नोट ने प्रिपेयर्ड पार्टली की. कई बार कुछ पेरेंट्स एक ग्लास में 1 चम्मच पाउडर डाल देते हैं, वैसा भी नहीं करना चाहिए. कई प्रकार के रेडीमेड ओआरएस आते हैं और उस पर आप पढ़ लीजिए WHO ओआरएस लिखा है क्या, तब वो स्टैंडर्ड तरीका ओआरएस है. अदरवाइज इट डज नॉट हैव अ रिकमेंडेड कंपोजिशन. जो बताई गई, जो हमारी चाहिए गई इलेक्ट्रोलाइट्स और शुगर का कंसंट्रेशन उसमें नहीं होती. ओआरएस कितना देना होता है कि जितना भी लूज स्टूल हुआ उसके बाद उस स्टूल में निकला हुआ ओआरएस हमें रिप्लेस करना होता है. ये एक ओआरएस बनाने का तरीका है. हमें साफ हाथों से पूरा पैकेट और करीब 1 लीटर पानी 1 लीटर के ओआरएस के लिए, और उसका टेस्ट कर लीजिए. आमतौर पे उसका टेस्ट आंसू जैसे आता है, ना अधिक मीठा ना अधिक नमकीन. अगर बहुत अधिक मीठा या बहुत अधिक नमकीन मिले तो उसको फेंक देना चाहिए. अब कितना ओआरएस देना है ईच लूज मोशन के बाद में? 2 महीने तक के बच्चे को हर पॉटी के बाद में 5 चम्मच के आसपास, करीब 25 ml के आसपास वो पानी देना होता है, ओआरएस देना होता है. हर पॉटी 25 ml 2 महीने के बच्चे. 2 महीने से 2 साल के बीच में चौथाई से आधी ग्लास, यानी 50 से 100 ml. एक स्टैंडर्ड ग्लास करीब 200 ml की आती है. 2 से 10 साल तक आधे कप से 1 ग्लास, यानी करीब 100 से 200 ml तक. और 10 साल से ऊपर जितना बच्चा पीना चाहे उतना पिलाएं, अप टू 2 लीटर पर डे. 2 लीटर पर डे तक एक आम बच्चे में ओरल डिहाइड्रेशन दिया जा सकता है. अगर बच्चा 2 महीने से छोटा है तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये किसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है. ठीक है, और दिखाने तक आपको ओआरएस और ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी है. कुछ सवाल अगर आए तो मैं देख लेता हूँ साथ साथ. ओके, तो हमारे पास अभी 10 मिनट और है, हम तेजी से आगे बढ़ जाते हैं. अब है कि अगर बच्चा ओआरएस नहीं पी रहा है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस है. तो सबसे इफेक्टिव फ्लूइड तो हमें देखिए ओआरएस है. सेकंड मोस्ट इफेक्टिव फ्लूइड है ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग न सिर्फ एनर्जी देता है बल्कि फ्लूइड भी देता है, और इनमें ऐसे इम्यून फैक्टर्स होते हैं जो दस्तों को रोकने में मदद करते हैं. Apart from ORS and breastfeeding, the fluids which are reasonably effective are rice or pulse-based drink, यानी चावल का पानी, दाल का पानी, वेजिटेबल सूप, पतली लस्सी, नमक वाली, पतली शिकंजी, नमक और शक्कर के साथ, और नारियल पानी. इन सब के साथ साथ बीच बीच में सादा पानी दिया जा सकता है. दवाई, जहां तक दवाई का सवाल है, सबसे इफेक्टिव दवाई वो है ओआरएस में जो रिकमेंडेड है, वो है जिंक. जिंक हमेशा किन्हीं डॉक्टर से लिखवा लेनी चाहिए. आमतौर पे हम 6 महीने से ऊपर के बच्चे को करीब 20 मिलीग्राम जिंक पर डे देते हैं, और 2 से 6 महीने के बच्चे को 10 मिलीग्राम जिंक पर डे देते हैं, और ये हमेशा 14 डेज तक देना चाहिए. जिंक दस्तों की सीवियरिटी यानी पानी का लॉस और ड्यूरेशन कम करने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ वापस दस्ते होने से बचाने में भी मदद करती है. एक बार जिंक का पूरा कोर्स करने के बाद अगले 3 महीने तक इसका असर रहता है. अच्छा, अब हम खतरे के निशान कैसे पहचानें? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि दस्त से खतरा हो रहा है. अगर दस्त से खतरा हो रहा है और डिहाइड्रेट हो रहा है बच्चा, तो सबसे पहले क्या होगा? पेशाब की, यूरिन की फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी कम हो जाएगी. बच्चा प्यासा और रेस्टलेस हो जाएगा, बहुत बीमार लगेगा, उल्टी ज्यादा करेगा. उल्टी में खून आना खतरे का निशान है. दूध नहीं पी पाना या पानी नहीं पी पाना खतरे का निशान है. हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन यानी खतरे का निशान है. और व्यवहार में यानी बहुत सुस्त और बहुत उछाल, ये सब वार्निंग साइन है. ये होते ही आप तुरंत डॉक्टर के पास जाए.
फिर हम कई बार देखते हैं कि लोग अपने आप को एंटीबायोटिक ले लेते हैं। अधिकतर डायरिया वायरल डायरियाज होते हैं, और जो वायरल डायरियाज नहीं है वो भी सेल्फ लिमिटिंग डायरिया होते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं, किसी में भी एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती, चाहे कोई भी कारण हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शरीर में पानी की कमी नहीं हो, जिसके बारे में हमने भी डिटेल में डिस्कस किया। एंटीबायोटिक ज्यादा दस्तों की ड्यूरेशन बढ़ा देती है और साइड इफेक्ट्स कर देती है। लंबे समय तक देने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाता है, तो एंटीबायोटिक देने से बचें। एंटीबायोटिक देने की सिर्फ स्पेसिफिक कुछ ही स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, वो भी डॉक्टर की देखरेख में ही देना चाहिए। दो मुख्य लक्षण इंडिकेशन है, एक लैट्रिन में खून आ रहा हो, डिसेंट्री इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्वेजिव डायरिया, उसमें हमें एंटीबैक्टीरियल एंटीप्रोटोजोल देनी पड़ सकती है, या साथ में कोई एसोसिएटेड इन्फेक्शन, कॉमन इन्फेक्शन डायरिया के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, वो है निमोनिया, छाती का इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया और यूरिन इन्फेक्शन। अगर बच्चा बहुत मैल नरिश्ड हो, कमजोर हो, इम्यूनोडेफिशिएंसी हो, तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। निमोनिया के लक्षण, निमोनिया होने में बच्चे में सांस की तकलीफ, खांसी, तेज बुखार, कान का दर्द, कान का इन्फेक्शन होने पे, पेशाब करने में, पेशाब में जलन होना आदि लक्षण हो सकते हैं। इन सभी स्थिति में हमें पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास जाके, स्पेशलिस्ट के पास जाके उससे राय करके आगे का इलाज करना चाहिए। एक सवाल पूछा है हंसा जी ने, व्हेन शुड आई इंट्रोड्यूस फूड टू माय चाइल्ड? फूड शुड बी इंट्रोड्यूस आफ्टर 6 मंथ्स कंप्लीटेड। 6 महीने पूरे होने के बाद ही फूड शुरू करना होता है। चलिए, अब कई माओं का सवाल होता है कि दस्ते होने के बाद हम कैसे अश्योर करें कि बच्चा मैलनरिश नहीं हो, कमजोर नहीं। ठीक है, तो आमतौर पे बच्चा मैलनरिश क्यों होता है? इसकी भूख खत्म हो जाती है, उल्टियों में जो खाया वो निकल जाता है, आंखें खराब हो जाती है, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं कर पाती इंटेस्टाइन, या बीमारी की वजह से एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट कारण और ये, कुछ कम्युनिटीज में ये लोग अपना बच्चे का खाना पीना बंद कर देते हैं इस डर से कि खाते ही दस्त लग जाए। वह एक गलत प्रथा है और उसके चलते बच्चे को कमजोरी आ सकती है। तो अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें क्या डाइट देनी है, एक सवाल उठ रहा था बार बार में। तो हमें डाइट वो देनी है बच्चे को जो बच्चा आसानी से पचा सके, और इट शुड बी गिवन स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़ा थोड़ा बार बार दे सके, और वॉमिटिंग रिड्यूस कर सके, है ना, वो बनाना चाहिए। दूसरा, माँ का दूध कंटिन्यू करना चाहिए अगर बच्चा पहले से ले रहा हो तो। तीसरा, फूड हमें देना चाहिए जैसे ग्रोअल फूड फ्रॉम, जैसे राइस का दलिया, दाल, पतली दाल, और अनाज जो रेडीली अवेलेबल है और घर पे आसानी से बनाया जा सके। अगर बच्चे को काफी लंबी दस्ते चल गई है, मोर देन 2 वीक्स, तो बाद में रिकवरी होने के लिए एक्स्ट्रा फूड देना पड़ता है अगले 2 सप्ताह तक। चलिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है और न्यूट्रिशन में हमने शॉर्ट में बात करी है, काफी चीज हमने कवर कर ली। जिंक जब भी हम देते हैं 14 डेज तक देना चाहिए। मैं इसको अब समराइज कर देता हूं कि दस्तों के वक्त हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट टू डू इन डायरिया, दस्ते हो तो हमें क्या करना है? हमें ओआरएस देना शुरू कर देना चाहिए, और प्लेंटी ऑफ सुटेबल होम अवेलेबल फ्लूइड्स एट द अर्लीस्ट टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ओआरएस और घर के बने हुए जो लिक्विड्स हमने बताए थे वो चालू कर सकते हैं। माँ का दूध चालू रखना है, और यूजुअल डाइट ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग डायरिया, जो रोज खाता है वो चालू रखना है। सफाई का ध्यान रखना है, हैंड वॉशिंग प्रॉपरली करनी है, बच्चे की भी और जो उसको केयर गिवर है उसको भी। जिंक जब भी शुरू करें पूरे 14 डेज देने, चाहे दस्ते बंद हो जाए। अगर दस्तों में खून हो, बच्चा बहुत सुस्त हो रहा हो या बहुत घायल हो रहा हो या ठंडा पड़ रहा हो, तो तुरंत डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। दस्तों में क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डू नॉट स्टार्व द चाइल्ड, इसको भूखा नहीं रखें, इसको बार बार थोड़ा थोड़ा घर का बना हुआ हाइजीनिक और पौष्टिक आहार दें। कोई एंटीबायोटिक्स नहीं दें, या और कोई दवाई अपने आप से नहीं दें, एक्सेप्ट ओआरएस एंड जिंक, है ना, विच विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। बहुत ज्यादा शुगर और ग्लूकोज नहीं दें, बहुत ज्यादा गाढ़े जूसेस भी ना दें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो बॉटल ड्रिंक्स आते हैं वो भी ना दें, क्योंकि ये डिहाइड्रेट कर देते हैं। दस्त माँ का दूध बंद नहीं करें, और जो रूटीन दूध पी रहा है वो भी बंद ना करें। बच्चे को डॉक्टर को दिखाने में देरी ना करें। ये सब चीजों का पालन करेंगे तो दस्तों को आसानी से बचा पाएंगे, और दस्त होने से बचा पाएंगे, और दस्त होने के बाद बच्चे की बेसिक केयर करके आप कई तरह की जटिलताएं बचा पाएंगे। I think I will end here and request any question if it is there.
नैना जी कोई क्वेश्चंस हैं? सो हम हमारे पास आई थिंक वी हैव फिनिश्ड इन टाइम एग्जैक्टली 4, हमारे पास आधे घंटा था. ऑल राइट, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग. आई होप ये लेसन जो है, ये सेशन आपके लिए मदद कर रहा है.